हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हमने एक एचटेट पीजीटी 2023 का पेपर सॉल्व करने के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। और इसमें हम 2023 से लेकर 2011 तक के सारे पेपर करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन इज़ सफिशेंट। अगर आप उन 10 क्वेश्चंस का पीछे का बेसिक्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, उनके की पॉइंट्स कैसे हैं, अगर इतनी बातें भी आप समझ पाते हो तो आप समझो आप पेपर क्लियर करने की लाइन में हो। ठीक है, क्योंकि इन एग्जामिनर कहाँ से कंसेप्ट उठाएगा? इन्हीं से। 10 सालों के पेपर मतलब हर एक पेपर में 60 क्वेश्चन मतलब 600 क्वेश्चन। अगर आप 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और सब जिनका भी रहता है एचटेट पीजीटी 5-7 नंबर का ही मार्जिन रहता है। तो अगर आप वेल तरीके से, जैसे मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर आप उन 10 का एनालाइज करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आप मुझे बताना भी कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन 51. A monochromatic light of wavelength lambda is incident on a isolated metallic sphere of radius r. एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो कोई आइसोलेटेड स्फीयर है मेटालिक, उस पर फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट विच इज़ द लार्जर देन लैम्डा। उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा है जिस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ की लाइट उस पर गिर रही है उससे। तो नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इज प्रोपोर्शनल टू द mth पावर ऑफ रेडियस r. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m इज़? तो हमें पता है जहाँ भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होगा? जो इनिशियल जो फ्रिक्वेंसी या जो एनर्जी है आपकी माइनस उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है कि मेटालिक स्फीयर क्या है? आइसोलेटेड, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो है वी अप्लाई कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ई इंटू वी। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए मेटालिक सरफेस से। तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप कब होगा? जब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? hc/λ माइनस hc/λ नॉट। तो यहाँ से v निकल जाएगा hc/e 1/λ माइनस 1/λ नॉट। v क्या है? पोटेंशियल। और हमें पता है जो पोटेंशियल अप्लाइड करें और आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर के केस में जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है? 4πε0 r ऑफ v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी q/4πε0 r। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप इस यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमें पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टॉप हो रहे हैं वो रेडियस की किस पावर पे डिपेंड करेंगे? तो वो रेडियस की किस पावर पे डिपेंड करेंगे? n हमारे पास क्या होता है? q/e। पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πε0 r v/e। तो r की 1 पावर पे ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू ना भी रखो तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रेडियस के किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी? 1। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर अगली बार आपसे ये पूछ ले कि ये वेवलेंथ पे कैसे डिपेंडेंस है, या इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना। 4πε0 भी कांस्टेंट, r रेडियस भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट। तो हो सकता है इस कांस्टेंट की वैल्यू भी वो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. A 25 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन पे है हमारे पास 25 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हमें पूछा गया है कि कितना फ्लक्स पास होगा जब आपका थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 to पाई, और फाई कहाँ है? 0 to π/2। एक ऐसा स्फीयर है जिसमें थीटा तो वेरी कर रहा है लेकिन उसकी रेडियस कांस्टेंट है, कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है एक स्फेरिकल आपके पास क्या है? स्फीयर है जिसकी रेडियस तो कांस्टेंट है और थीटा और फाई क्या कर रहे हैं? वेरी। तो कितना फ्लक्स पास होगा? तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू आ सरफेस एरिया। इस स्फीयर के सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? ρ/m।
एप्सिलॉन नॉट, है ना। और हमें भी पता है कि हमसे पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछा गया है, तो ये टोटल क्वांटिटी आपसे क्या गई है, पूछी गई है। और हमारे पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ना, स्फीयर के लिए क्या होगा, Q/4πε0 r²। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनटू उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, r तो कांस्टेंट है, d थीटा और d फाई क्या है, वेरिएबल। जब भी हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो किसका यूज़ करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो उसका जो आपके पास सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, r² साइन थीटा d थीटा d फाई। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो सरफेस एरिया है इसमें वेरी कौन कर रहा है, थीटा और फाई। r तो आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, r तो क्या है आपका कांस्टेंट। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा r के रेडियस के परपेंडिकुलर ये एरिया होगा। और जैसे हम करते हैं ना, d थीटा गुना d फाई, और d थीटा की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा, r² साइन थीटा, r डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा d थीटा d फाई, क्योंकि फाई के तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। थीटा की लिमिट्स गिवन है 0 to पाई और फाई की लिमिट्स गिवन है 0 to π/2। तो r² से r² कट जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। Q/4 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, फाई का d फाई का इंटीग्रेशन फाई 0 से π/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 माइक्रोकूलम। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी भी था, आप इजीली गेस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 53। ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से पूछा गया है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वेरी सेंसिटिव डिवाइस होती है जो यूज़ करते हैं हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। वहाँ पे हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर में, जनरली हमारे पास क्या होता है, एक जॉकी होती है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है ना। हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहाँ पे जो इस जॉकी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 0, है ना। यही करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड। इन अ मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल, हमें क्या निकालना है, हमें पता है ना पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईएमएफ को फर्स्ट बैलेंस किया किससे, लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर। पूरा स्केल होता है 100 सेंटीमीटर का, और इसने क्या किया कि 90 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो गया। तो मतलब हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट अगर मैं निकालूँ तो 100 - 90 दैट शुड बी 10, ठीक है। सेकेंड इसने कहा है ऑन द वायर कैरिंग है, एक जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें करंट की रीडिंग कितनी है, कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, ठीक है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इसने कहा कि उस ईएमएफ जो सेल है उसके जो ईएमएफ है उसके पैरेलल या सेल के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज नाउ बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर। अब जो आपकी बैलेंसिंग पॉइंट है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, इस सेल का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है पोटेंशियोमीटर में, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई वो किसके इक्वल है, x × L1 फर्स्ट अरेंजमेंट में। सेकंड में अगर मैं इसमें करंट की बात करूँ तो फर्स्ट में करंट क्या होगा, E/R, क्योंकि टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या है, XL1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो इस केस में हमारे पास करंट कितना पास कर रहा है, XL1/R। अगर मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया तो अब हमारे पास इस सेल की जो पोटेंशियल होगी वो इस सेल का जो करंट होगा, इस सेल में से जो करंट पास करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E/R' प्लस R, ठीक है। E/R' प्लस R, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो अरेंजमेंट है सेकंड का XL2/R दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, तभी वो बैलेंस होगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, L1 - L2/L2 × R। ये फॉर्मूला वैसे स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और लेंथ 2 बार अरेंजमेंट्स के गिवन हो और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है कि दोनों लेंथ में डिफरेंस ओवर सेकेंड अरेंजमेंट की लेंथ इनटू उसका रेजिस्टेंस। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, अगर आप +2
2 की बुक में देखते हैं तो आपको मिल जाएगा ये आराम से। तो ये क्या होगा, r शुड बी इक्वल टू 90 माइनस 45/45 इंटू 5, तो ये आएगा 55/45, 11/9, 11 इंटू 5, 55/9, तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5 फॉर्म आपका इसका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, दैट शुड बी इक्वल टू, ये 54, 55 ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे नहीं आता कोई भी पेपर में 2-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर होता ही होता है, या फिर जो हम कितनी भी तैयारी कर ले वो 2-4 हम कह देते हैं ना ये 2-4 क्वेश्चन तो पता ही नहीं कहाँ से आ गए, ये उन क्वेश्चनों में से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसे तो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन देन द वैल्यू ऑफ बी एच क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या कहा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर बार मैग्नेट को प्लेस कर दे तो इसकी जो पिक्चर्स होगी कुछ इस तरह से होगी कि ये आपके पास क्या है, अर्थ का नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। ठीक है, ये है इक्वेटोरियल लाइन और इन बिटवीन दैट हमने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट रख दी। ठीक है, इस बार मैग्नेट का फर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ ही क्या है, पॉइंटेड है, और साउथ पोल साउथ की तरह ही पॉइंटेड है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसने पूछा है वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब 0 हो जाती है तब हमारे पास एक पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि आपका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक जो अर्थ का है ना वो क्या हो गया, बैलेंस आउट हो गया है। तो इस केस में हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। और ये बार मैग्नेट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है और साउथ की तरफ पॉइंटेड है, तो इसका जो एक न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0/4πm/r³। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम पढ़ते हो ना मैग्नेटिक डाइपोल में अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, μ0/4πm/r³। ठीक है, सेकंड हमारा केस क्या है, इसने सेकंड केस में कह दिया कि जो बार मैग्नेट है ना, अब उसको इस तरह से पॉइंट किया है कि उसका नॉर्थ की तरफ तो साउथ पोल है और साउथ की तरफ उसका क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस केस में जो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ लाई करेगा, वो इस एक्सियल लाइन के अलोंग करेगा, या फिर हम कह सकते हैं पोल के अलोंग करेगा। एक्सियल लाइन किसकी है, उस बार मैग्नेट की, और पोल किसका है, अर्थ का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, BH शुड बी इक्वल टू μ0/4π इंटू 2m/r³। हमें पता है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन क्या होता है, डबल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगर मैं गेस के हिसाब से देखूं तो अगर किसी बच्चे को ये पता था ना कि बार मैग्नेट में हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन और उस लाइन एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो गेस करके भी लगा सकता था अगर वो थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे तो, बाय गेस भी। बट ये थोड़ा सा कंसेप्ट से हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये उन क्वेश्चनों में से ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज x% ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द इंटेंसिटी ऑफ second secondary maxima is y% of the central maxima, then the value of x and y respectively। तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ये है डायफ्रैक्शन टॉपिक से क्वेश्चन है। फ्राउनहोफर जो आपके पास डायफ्रैक्शन है ड्यू टू सिंगल स्लिट, वो किसके इक्वल होता है, उसमें इंटेंसिटी इक्वल होती है I = I0 sin स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा क्या होता है, फेज फैक्टर। ये हमारे पास मैंने ये बताया है कि सिंगल स्लिट के कारण हमें जो फ्रिंजेस मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा जो I0 पे है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके बाद ये क्या है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये क्या है, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होगी,
हमारे पास जब सेकेंडरी मैक्सिमा लाई करेगा मिडवे बिटवीन द 0 पॉइंट्स, इन 0 पॉइंट्स के मिडवे के बीच में ये लाई करेगा, इसमें बीटा 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, शुड बी इक्वल टू, बीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 3π/2, 5π/2, 7π/2। जब बीटा 3π/2 होगा तब हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। जब बीटा 5π/2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यही पूछा है, जस्ट हमें क्या पूछा है, उसकी इंटेंसिटी कंपेयर करनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, I/I0 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा किसके इक्वल है, फर्स्ट के लिए 3π/2, तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन 3π/2 बाई 3π/2 का स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 4.5% या फिर 0.05। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है इसने, तो परसेंटेज को चेंज कर देंगे उसमें, या फिर डायरेक्ट एक्स वाई, तभी हमारे पास परसेंटेज आएगा। सेकंड, अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सेकेंडरी के लिए बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5π/2 को पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1.6। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.016। तो इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप इसको, ये की पॉइंट आपको पता लग जाता है कि ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के कारण है, तो आप अगर इंटेंसिटी की वैल्यू पता है और सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, चलो पहले 60 आ गया है तो 60 कर लेते हैं, करने तो हमें सारे ही है। हमारे पास क्या है, एक 120 वोल्टेज 40 वोल्ट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज पे एक 40 वोल्ट का लैम्प है जो क्या कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और जिसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज सप्लाई मेन से, तो हमें पता ही होता है वैसे। द वैल्यू ऑफ द प्योर इंडक्टेंस क्या होगी, दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर, जो रिक्वायर होगी कि लैम्प क्या हो, करेक्ट वोल्टेज पे रन हो जाए या फिर ऑपरेट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, एक लैम्प है, लैम्प का कुछ ना कुछ सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तभी हमारे पास करंट फ्लो करेगा इस वोल्टेज सोर्स से, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये इसने पूछा है कि इस एल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें पता है पावर गिवन है, तो पावर क्या होता है, P = I/V। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1/3 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ, इस R की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा, V/I। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 360 वोल्ट। तो सर्किट में जो करंट है वो क्या है, इस टोटल इम्पीडेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वोल्टेज किसके इक्वल है, 220 वोल्टेज। ये वाली वोल्टेज कितनी थी शुरू में, 120। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है, जितनी हमारे पास घरों में आती है ना 220 वोल्टेज, वो अपॉन टोटल इम्पीडेंस जो किसके इक्वल है, R² + ω/L का स्क्वायर। ठीक है, और करंट हमें पता था इस सर्किट में कितना पास हो रहा था, 1/3 पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना है, L। तो हमारे पास देखो ω/L, L² की वैल्यू, ओमेगा किसके इक्वल है, 50 हर्ट्ज। ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2π न्यू, न्यू क्या है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा क्या होगा 2π × 50, और उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर इंटू न्यू का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.96 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 1.76 के अप्रोक्सीमेट आएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। एक टेलीस्कोप है जो इंक्लूड कर रहा है एटलीस्ट 3 लेंसेज, 3 लेंसेज है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई, एंड व्हेन द लेंस सरफेस आर आइडियली क्लीन, तो मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ द लाइट क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस का, जो किसके इक्वल होता है 100% इंटू 1 माइनस 1/μ। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का, और एन क्या है, कितने मिनिमम लेंसेज उसमें लगाए हुए हैं। तो इसने कहा था कि मिनिमम 3 लेंसेज है, और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना गिवन है 1.5। तो पुट कर देंगे 1/1 माइनस 1/1.5 का
क्यूब, और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 88.8%। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं ऑप्शन में ही, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जाएंगे तो नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 78.2% के। ठीक है, इसमें भी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ये 2-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में देखो ऐसे आते ही आते हैं। ऐसा ये है, 3 particles P1, P2, P3 are situated at the vertices of the equilateral triangle P1, P2, P3 of side L at a time t equal to 0। ठीक है, अगर हर एक पार्टिकल एक स्पीड से मूव करे तो P1 ऑलवेज हैज़ इट्स वेलोसिटी अलोंग P1, P2, ठीक है, एंड P2 अलोंग P3, और P3 की डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या है, P3 P1 के अकॉर्डिंग। तो हमें वो टाइम बताना है जब तीनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करें, मीट करें। ठीक है, तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है। अगर मैं उसमें सेंट्रॉइड की बात करूं तो सेंट्रॉइड मीडियंस को कहाँ पे कट करता है, 2:1 पे। तो इसका मतलब आपके पास OP1, OP2, OP3 इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ L। ठीक है, निकाल लोगे ना, रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो क्या होगा, 1/3 ऑफ L, 1/3 ऑफ L, 1/3 ऑफ L। ये शुरू में कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 पे तीनों पॉइंट यहाँ पे है, तो तीनों की डिस्टेंस एक दूसरे से कितनी हुई, L, या P1 कह सकते हैं। P1 पहले वाले के लिए P1 पोजीशन, सेकंड वाले के P2, थर्ड वाले के लिए P3। फिर ये कह रहा है कि हर एक क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, v इंटू टी। ये वॉल्यूम, ये मत समझ लेना प्लीज़, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये VT क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, और ये P1 भी क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी एट t टाइम पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, P1 प्लस VT, क्योंकि इसका ओरिजिन पे डिस्टेंस कितनी है, P1 एट t इक्वल टू 0 पे इसने कहा था ना, और कितनी डिस्टेंस और ट्रैवल कर ली इसने t टाइम में, VT। ऐसे ही P2 पॉइंट, P2 प्लस VT, ऐसे ही P3 पॉइंट, क्योंकि आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसने कहा कि अगर तीनों की डिस्टेंस भी इक्वल है और तीनों की स्पीड भी इक्वल है, और इसने पूछा है कि कब इस O पॉइंट पर तीनों पार्टिकल साथ में मीट करेंगे। तो अगर मैं ये 2 पॉइंट कंसीडर करूं कि P1 कवर कर रहा है O तक और P2 कवर कर रहा है O तक, तो कितनी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, 1/3 ऑफ L प्लस 1/3 ऑफ L, दैट शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ L, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, V2, तो सॉरी VT, तो यहाँ से T की वैल्यू निकल जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू 2L/3V। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा फिजिक्स का तो ऐसे कुछ ही नहीं है। इसमें क्या है कि डिस्टेंस इनटू टाइम ही क्या है कि कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में यहाँ पे ये मीट कर जाएगा, तो टाइम कितना होगा 2L/3V, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फॉर द इमेज टू बी रियल the reflection at a concave spherical surface separating glass air medium, the distance of the object should be more than k times the radius of curvature the reflecting surface of value k is। इसने ये कहा है कि एक कनकेव स्फेरिकल लेंस है ना, वो 2 मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मीडियम कौन कौन से है, 2, एक ग्लास मीडियम है और एक एयर मीडियम है। तो ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1 जो किसके इक्वल है, 3/2 के। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है और ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होता है, इस साइड होता है। इसने एक कंडीशन दे दी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना u, वो किसके प्रोपोर्शनल है, k ऑफ r के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास एक कंडीशन ये दे दी कि जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, रियल। तो रियल जब भी इमेज होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस है v, वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एक लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास किसके फॉर्मुलेशन है कि अगर 2 मीडिया है तो उसमें अगर हमें निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, μ2 माइनस μ1, μ2 बाय v क्या है, इमेज डिस्टेंस, माइनस ऑफ u1, u साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ u, दैट शुड बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड होता है तो ये भी क्या होगा, -r, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन।
अब हमें μ2 की वैल्यू भी पता है, μ1 की वैल्यू भी पता है, तो पुट कर दीजिए। पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या बना, 1/v की वैल्यू बनी, और 1/, मैंने क्या कहा, v हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो अगर इक्वल मिनिमम कंडीशन पूछिए ना, तो इसमें क्या है कि अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं तो 1/r इज इक्वल टू 3/2u। तो यहाँ पे u किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 3r के। जबकि इसने शुरू में ऑप्शन में क्या कहा था कि u इज इक्वल टू kr है, तो k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर एकदम से आप इस आइडिया को कैच नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं, बाकी इज़ गुड। ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। आपने नोट किया कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है आपको, और एक चार्ज है जो भी गिवन है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस आर नोट ऑफ एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस व्हेन हाफ ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज विद इन इट। तो शुरू में हमें पता होना चाहिए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू जितना पोटेंशियल है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, आइसोलेटेड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर या फिर मेटालिक स्फीयर, कुछ भी बोल दो आप, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, Q²/8πε0r। अगर मैं इस टोटल टर्म को कांस्टेंट को k मान लूँ तो v किसके इक्वल हो जाएगा, k/r। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास रेडियस, वो रेडियस की वैल्यू बताओ जब आपके पास टोटल एनर्जी की कितनी एनर्जी स्टोर हो, हाफ। तो सेकंड केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फर्स्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, हाफ, और v की वैल्यू क्या है, k/r। तो ये क्या बन जाएगा, v' इज इक्वल टू k/2r। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, और ये अगर मैं मान लूँ न्यू r मान लो, चाहे r नोट मान लो, r नोट वो रेडियस है जो इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस की है, तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, k/r नोट। दोनों को इक्वेट कर दो, तो हमारे पास r नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/r। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दिस, तो आपके पास क्या मिल जाएगा आंसर, 13.70 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे पेपर में होंगे ही होंगे जिसका कंसेप्ट एकदम से आप कैच कर पाओ, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन हमारे पास पेपर कैसा है, क्वालिफाइंग। अगर आप 35+ भी स्कोर कर लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो इस पेपर को आराम से। तो कुछ क्वेश्चंस तो हार्ड लेवल के होंगे ही होंगे, है ना। तो आपको डेली अपना काम करना है, डेली 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। बहुत जल्द हम टॉपिक के साथ क्वेश्चन करने की सीरीज़ भी लेके आएंगे, बहुत ही जल्द, विद इन अ वीक मैं शुरू कर दूंगी। साथ साथ 10 क्वेश्चन इसके भी किया करेंगे और 10 ये। और आज मैंने एस्टेट पीजीटी 2023 का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, 60 के 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। कल हम शुरू करेंगे 2022 का एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो आप अपना ऐसे ही मेरे चैनल पे प्यार दीजिएगा, और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक वैल्यूएबल कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद ममता। थैंक यू।